हसनगंज नामक गांव में सुमन एक विधवा गरीब औरत अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। सुमन की सबसे छोटी बेटी जब 1 साल की थी तभी उसका पति सुमन और अपनी 5 बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है। पति के जाने के बाद सुमन को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी बेटियों का पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करती थी, तब जाकर उन्हें 2 समय का खाना खिला पाती थी। ऐसे ही कठिनाइयों से भरा सुमन और उसकी 5 बेटियों का जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक जहाँ पर सुमन की झोपड़ी थी उस जंगल में जंगली जानवर आ जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, जल्दी से अपना जरूरत का सामान लो और यहाँ से निकलो। इस जंगल में जंगली जानवर आ गए हैं, उनका शिकार होने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, कहीं और अपना बसेरा करते हैं। सुमन अपनी 5 बेटियों को और जरूरत का सामान लेकर अपनी वह छोटी सी झोपड़ी खाली कर दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में चारों तरफ से उन्हें जंगली जानवर घेर लेते हैं। सुमन अपनी 5 बेटियों पर आंच भी नहीं आने देती और वह डटकर उनका सामना करती है। बड़े मोटे डंडे से उन्हें मारकर भगा देती है, लेकिन सुमन पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। वह खून में लहूलुहान थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर 5 बहन बहुत ही ज्यादा रोती हैं। तभी सुमन अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले पहले तुम्हें किसी के पास छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई तुम्हारी देखभाल कर सके। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे लिए आज तक कितना कुछ करती आ रही हैं। एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों की ढाल बनकर हमेशा उनकी रक्षा करती है। आपने पिताजी के जाने के बाद हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया और आज भी इन जंगली जानवरों से हमारी जान बचाई। माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तारा से तारा, नैना सुनैना को देखिए, वो आपके बिना कैसे रहेंगे। माँ नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटियां चाहे कितना भी रोले, कितना भी तड़प ले, लेकिन अब वह अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए और जीवित नहीं रह सकती और वह अपनी 5 बेटियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए ऐसी जख्मी हालत में कोई जगह ढूंढती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वह उसके पास जाती है। सुमन को जख्मी देखकर वह बूढ़ी औरत उसके जख्म साफ करती है। तभी सुमन उससे कहती है, आप मुझे भली और अच्छी औरत नजर आ रही हैं। इस बड़ी दुनिया में मेरी 5 बेटियों का कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता और मैं जी पाऊंगी। क्या मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रख सकती हैं? अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 5 लक्ष्मियां मेरे घर में रहेंगी। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। 5 बेटियों को पालकर मैं तो धन्य ही हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वह बूढ़ी औरत सुमन से उसकी 5 बेटियों को पालने का वादा कर लेती है और सुमन अपनी 5 बेटियों को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अपनी माँ के इस दुनिया के जाने के बाद 5 बहनें बहुत ही ज्यादा फूट कर रोती हैं। शाम को 5 बहन खाना खाने बैठती हैं तो खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आधी वो भी सूखी हुई रोटी? आपने तो माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। ऐसे ख्याल रखोगी आप हमारा? आधी रोटी खिलाकर, वो भी सूखी हुई। हम आपको एक बात अच्छी तरह बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उसने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और तुम पहले ही दिन हमें इतना कम खाना दे रही हो। आगे का पालन पोषण कैसे करोगी पता नहीं। माँ भी हमें इस गरीब बुढ़िया के पास क्यों छोड़कर चली गई? पता नहीं ये हमारा पालन पोषण अच्छी तरह कर भी पाएंगी या नहीं।
मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज इतना ही खाना है। आज थोड़ा खाना खाकर ही गुजारा कर लो, कल मैं तुम्हें पेट भर कर खिलाऊंगी। यह तो बस मैंने अपने लिए बनाया था और मैं अपना पालन पोषण करने के लिए एक जमींदार के यहाँ काम करती हूँ। मैं उनसे उधार पैसे ले लूंगी, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन बेटा आज इसी में गुजारा कर लो। अरे कलावती माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तारा सितारा, नैना सुनैना, यह क्या बदतमीजी है? अपने बड़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं? माँ ने क्या हमें यही सिखाया है? हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें सर छुपाने के लिए छत दी और अपने खाने में से हमें खाना खिला रही हैं। आज की दुनिया में भला कोई दूसरे के बारे में इतना सोचता है क्या? सपना बात को संभालते हुए अपनी चारों बहनों को चुप कर देती है और पांचों बहनें थोड़ा थोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना तो कलावती देवी के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन चारों बहनें वह तो बस खेलने कूदने में ही लगी रहती थी और बस कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में कमी निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना का जन्मदिन आने वाला था और वह कलावती देवी से कहती हैं, कल हमारा जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप हमारे जन्मदिन पर हमें गाउन दिलवा सकती हैं? इतने दिन से आपने हमें वैसे भी कपड़े नहीं दिलवाए। कम से कम हमें हमारे जन्मदिन पर तो गाउन दिलवा ही देना। हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर नए गाउन दिलवाती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटिया, कल तुम्हारा जन्मदिन है। यह तो बहुत अच्छी बात है। सपना बिटिया, घर को जरा अच्छी तरह सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर आऊंगी। अपनी बेटियों के लिए नए गाउन लेकर आऊंगी और केक भी। ठीक है बिटिया? कलावती पांचों बहनों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह पूरी कोशिश करती थी कि वह खुश रहें। कलावती जमींदार के यहाँ जाकर काम करती है और कुछ पैसे उधार लेती है और वह बहुत खुश होती है और वह घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पैसे वह उधार लेती है वह सब उसके इलाज में लग जाते हैं। अब कलावती नैना और सुनैना का जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती, उनके लिए गाउन भी नहीं खरीद पाती। और जब कलावती घर आती है तो सपना देखकर चौंक जाती है। कलावती माँ, यह आपको क्या हो गया? आपको तो कितनी ज्यादा चोट लगी है। कुछ नहीं, सब ड्रामा है। हम पांचों बहनों से छुटकारा पाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं। नैना, सामान संभाल कर बात करो। ये तुम क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कलावती माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम अनप शनप बोले जा रही हो? अगर ये सुन लेती तो इन्हें कितना बुरा लगता। शांत खड़ी रहो बिल्कुल। अरे कुछ नहीं बेटा, काम कर कर वापस आ रही थी और मैंने तो नैना और सुनैना के जन्मदिन के लिए जमींदार से पैसे भी उधार लिए ताकि मैं अपनी प्यारी बेटियों का जन्मदिन बना सकूं। नैना सुनैना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीद नहीं पाई और ना ही केक। अब तो लगता है कि मैं काम करने भी नहीं जा पाऊंगी। अब मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूंगी? मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों। ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैंने तारा सितारा और नैना से पहले ही कहा था कि आप चाहे कोई भी ड्रामा करेंगी लेकिन हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करोगी। ठीक ही कहा था मैंने। और अब तो जन्मदिन सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। अब तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पहले रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर तो रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलेगा। आप घर पर बैठ जाओगी, चारपाई पर पड़ी रहोगी। पता नहीं, माँ को भी हमें यही गरीब बुढ़िया मिली थी हमारी जिम्मेदारी देने के लिए। किसी बड़े घर में दी जाती हमारी जिम्मेदारी तो आज ऐश कर रहे होते। इस तरह से टुकड़ों में तो अपनी जिंदगी नहीं जीते। सुनैना, तुम्हें अपने जन्मदिन और खाने पीने की लगी है और यहाँ कलावती माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम खाने और अपने गाउन केक, ये सब क्या बातें कर रही हो? हम पांचों बहनों का पालन पोषण करने के लिए कलावती माँ कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। उनकी इतनी उम्र भी नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी वह हम पांच बहनों का पालन पोषण कर रही हैं। और तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट के लिए उन्होंने पैसे भी उधार लिए थे, फिर भी तुम। हमारी ही गलती है कि हम पांचों बहन घर में बैठकर और अपनी बूढ़ी माँ को काम करने भेज रहे थे, लेकिन अब हम इस गलती को सुधारेंगे। कलावती माँ, आप आराम करेंगी और हम काम करेंगे।
सपना अपनी चारों बहनों को बहुत बातें सुनाती है और अब वह काम करने का फैसला करती है और अगले दिन अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने ले जाती है। जमींदार एक खेतों में पांचों बहनों को काम करने के लिए कहता है। सपना तो मेहनत और लगन से काम कर रही थी, लेकिन चारों बहनें आराम से एक जगह बैठी थी। तभी सपना कहती है, तुम चारों इतनी आराम से क्यों बैठी हो? जमींदार की बात भूल गई क्या? उसके उधार पैसे चुकाने हैं। कलावती माँ की दवाइयाँ और खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, इसलिए काम करो। 5 दिन के अंदर अंदर हमें इस खेत को साफ करना है। अगर तुम इस तरह से आराम से बैठी रहोगी तो खेत साफ नहीं हो पाएगा, फिर हम खाएंगे क्या? उधार पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे यार, ये सपने दीदी कुछ ज्यादा ही उस बुढ़िया की साइड नहीं ले रही। हम उस बुढ़िया के लिए काम क्यों करें? मैंने बचपन से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया, मुझसे तो ये काम वाम नहीं होता। इतना ज्यादा बड़ा तो ये खेत है, 5 दिन में कैसे साफ करेंगे? और उस बुढ़िया ने अपने लिए पैसे उधार लिए थे, उसके इलाज में वह पैसे लगे हैं, हम क्यों उसके पैसे उधार के चुकाएं? तारा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, काम तो मुझसे भी नहीं हो रहा, क्या करें यार? मेरे पास एक आइडिया है काम से बचने का, चलो ड्रामा करते हैं। चारों बहन काम से बचने के लिए चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं और वह यह सब ड्रामा कर रही थी। यह सब देखकर सपना घबरा जाती है। जब वह होश में आती हैं तो चारों कहती हैं, दीदी इतनी तेज धूप और ऊपर से इतना ज्यादा काम मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा और भूख भी बहुत लग रही है, दीदी चक्कर आ रहे हैं। इसी तरह एक एक कर चारों बहनें ड्रामा करती हैं। बेचारी सपना अपनी बहनों को घर भेज देती है और खुद अकेले ही खेतों को साफ करती है। वह 5 दिन लगातार अकेली सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती। ऐसे ही एक दिन सपना काम कर कर घर वापस आ रही थी कि तभी वह देखती है कि एक जख्मी हिरण करहा रहा था। वह उसकी मदद के लिए उसे अपने घर लेकर आ जाती है। चारों बहनें देखकर कहती हैं, छी दीदी, इस हिरण के अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, आप इसे क्यों उठा कर लेकर आ गई? जाइए, जहाँ से उठा के लेकर आई है वहीं फेंक कर आइए, बहुत बदबू आ रही है, छी 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 छी, बहुत बदबू आ रही है। सुने ना, यह बेचारा जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन इसे चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा। यह भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, इन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है। यह बेचारे बोल नहीं सकते, हमें इनके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आओ। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की जरूरत नहीं है। सपना की चारों बहनें अंदर चली जाती हैं। वह हिरण की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। सपना हल्दी का लेप बनाती है और हिरण को लगाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सपना जख्मी हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपना, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया। ये काली शक्ति तभी नष्ट हो सकती है जब 5 बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दें। तुम 5 बहनें हो, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? तो जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरण को हम अपना खून देंगे, ये तेरी गलतफहमी है। हम तुझे अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। अगर तू मरता है तो मर जा हमारी बला से, और वैसे भी तुझ जैसे सड़े हुए हिरण को मर जाना ही चाहिए। देखो मेरी प्यारी बहनों, अगर हम इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा खून दे देंगे, इसे काली शक्तियों से मुक्त कर देंगे, तो इसमें बुराई ही क्या है? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। हमें इस वक्त इस जख्मी हिरण की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरण, अगर मेरी प्यारी बहन तुम्हें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। सपना इतना ही कह पाती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी का रूप ले लेता है। उस हिरण को परी के रूप में आता देख 5 बहनें और कलावती चौंक जाती हैं। तभी वह परी कहती है, सपना,
तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम 5 बहनों को जादुई फ्रॉक देती हूँ। जादुई फ्रॉक से तुम कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम जादुई फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी। अगर तुमने दूसरों की मदद नहीं की तो तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम 5 बहनों को जादुई फ्रॉक देने के लिए। देखा नैना सुनैना, तारा सितारा, अच्छाई का फल अच्छा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। सपना परी को धन्यवाद कहकर और परी 5 बहनों को जादुई फ्रॉक देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। जादुई फ्रॉक आने के बाद चारों बहनों के अंदर और भी ज्यादा लालच और घमंड आ जाता है और वह सपना और कलावती को छोड़कर शहर में आ जाती हैं और शहर आकर ऐशो आराम वाली जिंदगी जीती हैं और किसी की भी मदद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें एक पार्टी में जा रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आकर कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे और हम तेरी मदद करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और अगर तुझे भूख लगी है तो जा, भूखी मर जा, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। और वैसे भी हम अपने जादुई फ्रॉक से सिर्फ एक ही बार कुछ मांग सकते हैं और वो हम अपने लिए मांगेंगे, तो जैसे भिखारन के लिए नहीं। चल हट यहाँ से। चारों बहन बस इतना ही कह पाती हैं कि चारों बहनों के जादुई फ्रॉक गायब हो जाते हैं और वह फटे पुराने कपड़ों में आ जाती हैं और वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाती हैं। खुद को इतना ज्यादा गरीब देखकर चारों बहन बहुत रोती हैं और वहीं दूसरी तरफ सपना अपने जादुई फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ औरों की भी मदद कर रही थी और कलावती देवी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और यहाँ चारों बहनें गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी। अब उनका मुंह नहीं था अपनी बहन के पास आने का और उन्हें उनकी की सजा और उनके लालच की सजा। बात है दिल्ली में एक गरीब परिवार रहा करता था। किशोर दास मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाता था और सावित्री घर संभालती थी और उनकी इकलौती बेटी सपना भी थी। वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए किशोर दास को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और सपना भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी ताकि वह अपने घर की गरीबी को खत्म कर सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। अचानक किशोर दास जहाँ मजदूरी करता था वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। अब सपना की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी और उन्हें कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ रहा था। घर में राशन अब खत्म हो चुका था। एक दिन सावित्री अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं रह सकते। घर का किराया, राशन, सपना की स्कूल की फीस, आपकी तो नौकरी भी जा चुकी है। अब हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इसलिए मैं तो कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने गांव वापस चलते हैं। छोटी सी जमीन है, वहीं पर आप खेती बाड़ी कर लेना। कम से कम भूखे रहने की नौबत तो नहीं आएगी। मम्मी, अगर हम गांव चले जाएंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? गांव में तो ऐसे स्कूल भी नहीं होते। मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और आप दोनों की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। और यह तभी तो मुमकिन हो सकता है जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी। और गाँव में तो अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं होती। अरे सपना बिटिया, पेट में कुछ होगा तभी तो कुछ पढ़ पाओगे और खाने को ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? और बिटिया, तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो इतनी ज्यादा है, अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते। बिटिया, घर का किराया सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें गांव जाना ही होगा और गांव में भी स्कूल हैं और कम पैसों में तुम पढ़ लोगी। बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। देखो बिटिया, जिद मत करो, अब हमें गाँव जाना ही पड़ेगा। किशोर दास को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ जाती है और वह अपनी बेटी को समझाता है। अपने माता पिता की बात सपना को समझ में आ जाती है और वह अपने घर के हालातों को देखकर गांव जाने का फैसला कर लेते हैं और पूरा परिवार अपने गांव वापस आ जाते हैं।
उनका अपना एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी जमीन थी जिस पर किशोर दास सब्जियां उगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति ठीक होती जा रही थी। अब पूरा परिवार 2 समय का खाना खा रहा था। अब सपना अपना स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहती है, मम्मी मम्मी अब तो मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। अरे सावित्री बहन, अपनी बिटिया को गांव के स्कूल में पढ़ने मत भेजना। आपको पता है जो भी उस स्कूल में पढ़ने जाता है वह बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता को छोड़कर विदेश चला जाता है और अपनी जिंदगी में सेट हो जाता है और अपने माता पिता की तरफ पलट कर भी नहीं देखता कि वो जी रहे हैं, मर चुके हैं, कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं। अगर आपने अपनी बिटिया को इस स्कूल में पढ़ने भेजा तो वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी, फोन तक भी नहीं करेगी। हाँ, बता देती हूँ। नहीं सुजाता आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैंने भी अपने गांव के स्कूल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं और वैसे भी सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। मम्मी बस आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना। ठीक है सावित्री बहन, आपकी बेटी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको समझाना। अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई क्या ही कर सकता है। आप अपनी बेटी को गांव के स्कूल में भेज दीजिए। जब वो पढ़ लिख कर विदेश चली जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ठीक ही कह रही थी। गांव वाले अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजते हुए डरते थे, क्योंकि जो भी उस स्कूल में पढ़ता था वह बच्चा पढ़ लिख कर कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश जा चुके हैं। सपना को यह सब बातें अफवाह लग रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता से जिद कर अपना गाँव के ही स्कूल में एडमिशन करवा लेती है। और आज सपना का स्कूल में पहला दिन था और वह स्कूल में जैसे ही कदम रखती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे और वह सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और टीचर्स भी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही थी, बहुत प्यार से उनसे बातें कर रही थी। यह सब देखकर सपना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यह स्कूल तो कितना ज्यादा अच्छा है, इस स्कूल में कितनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है। गांव वाले भी बस अगर उनके बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या परेशानी है। सभी टीचर्स कितने प्यार से समझा रही हैं। ऐसी पढ़ाई तो मेरे स्कूल में भी नहीं होती थी जैसी यहाँ पर हो रही है। इतनी कम फीस और इतनी ज्यादा फैसिलिटी। नेहा मैम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ सपना बेटा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और वैसे भी तुम तो हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट हो, तुम्हें चॉकलेट खाने को मिलेगी। चॉकलेट पसंद है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, लगता है पढ़ाई में बहुत होशियार हो। इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ाई करती रहना। छुट्टी के बाद मेरे कैबिन में आना, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। नेहा मैम सपना को बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। सपना को सभी टीचर्स का स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वह छुट्टी होने के बाद नेहा मैम के कैबिन में जाती है और उसे नेहा मैम एक बड़ी सी चॉकलेट खाने के लिए देती हैं, जो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। सपना चॉकलेट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपने घर आने लगती है। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है वो स्कूल कितना ज्यादा अच्छा है। मुझे कितनी ज्यादा महंगी और बड़ी चॉकलेट दी है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चॉकलेट खाई नहीं। चलो घर जाने से पहले इस चॉकलेट को खा लेती हूँ। हाँ, इस नदी के पास बैठकर खाऊंगी ठंडी ठंडी हवाएं। बहुत मजा आएगा चॉकलेट खाने में। ऐसा सोचकर सपना वही नदी के पास बैठकर अपनी चॉकलेट खोलकर जैसे ही खाने वाली होती है तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सपना के हाथ से वह चॉकलेट गिरकर नदी में बह जाती है। सपना को बहुत दुख होता है कि उसे चॉकलेट खाने को मिली मगर वह उसे खा न सकी और वह रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता को अपने गांव के स्कूल के बारे में सब बताती है। मम्मी, आपको पता है मेरा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। दिल्ली से आते हुए तो मैं डर रही थी कि कहीं मेरा भविष्य खराब ना हो जाए, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस स्कूल में पढ़ती रही तो देखना, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। सभी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं। और आपको पता है एक टीचर ने तो मुझे बहुत बड़ी और बहुत महंगी चॉकलेट दी थी, लेकिन वो नदी में गिर गई, मैं उसे खा न सकी।
यह तो बहुत अच्छी बात है बिटिया कि तुम्हारे स्कूल में मन लग गया और इस स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। इतने कम पैसों में अच्छी पढ़ाई तुम्हें मिल जाएगी, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। गाँव हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अच्छा बिटिया, अब तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। सपना और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन सपना अच्छे से तैयार होकर दोबारा से अपने स्कूल आती है और आज जब सपना स्कूल आती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कल तक जो बच्चे उसे साधारण बच्चे नजर आ रहे थे वह सब भूत बन चुके थे, शैतान बन चुके थे, और जो टीचर्स पढ़ा रही थी वह सब चुड़ैल बन चुकी थी। यह सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बच्चे भूत और शैतान हैं और टीचर्स चुड़ैल। ये स्कूल साधारण स्कूल नहीं है, यह तो भूतिया स्कूल है। यहाँ पर तो भूतों को पढ़ाया जाता है, चुड़ैल पढ़ाने आती है। नहीं नहीं, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं भूतिया स्कूल में नहीं पढ़ सकती, ये भूतों का स्कूल है। अरे सपना बेटा, आओ जरा, आज हमसे पढ़ाई नहीं करोगी? देखो मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। कल की चॉकलेट तुम्हें कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी ना? हमारे यहाँ की चॉकलेट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। आओ चलो सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। सपना को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह डर के मारे स्कूल से भाग भी नहीं सकती थी। उसके पसीने छूट रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था और वह डरती डरती अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और चुड़ैलों से पढ़ाई करती है। जब नेहा मैम पढ़ाकर अपने कैबिन में चली जाती है तो सपना उनके पीछे पीछे जाती है। उसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वह इस भूतिया स्कूल का राज जानना चाहती थी और वह डरते डरते नेहा मैम के पीछे जाती है। नेहा मैम अपने कैबिन में जाकर अपनी सरदार से मिलती हैं। कल हमारे स्कूल में जो नई लड़की का एडमिशन हुआ था, मैंने उसे चॉकलेट खिला दी है। वो हमारे स्कूल में आज भी पढ़ने आई है और उसे हम साधारण इंसान ही लग रहे हैं, तभी तो वो हमसे पढ़ रही है, वरना हमसे डरकर भाग नहीं जाती। अब वह रोज हमारे भूतिया स्कूल में पढ़ने आएगी और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो हमारी तरह हमारी मंडली में शामिल हो जाएगी। इस गांव के हमने 99 बच्चों को तो भूत बना दिया है और उनके माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर विदेश जा चुके हैं। उन्हें छोड़कर बस ये आखिरी स्टूडेंट है, 2 साल तक हमारे स्कूल में पढ़ाई करती रहेगी और अगर वो हमारी मंडी में शामिल हो गई तो उसके बाद जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम आसानी से हासिल कर लेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। यह भूतिया स्कूल इस गांव के ऊपर कहर बनकर बरसेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी नहीं। और क्यों छोड़ेंगे? हम किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस स्कूल में मुझ पर और आप पर बहुत टॉर्चर किया गया है, हमें बहुत सताया गया है और गांव वालों ने हमारी मदद नहीं की, हमारा साथ नहीं दिया। अगर गांव वाले हमारा साथ देते तो ना हम मरते, ना हम चुड़ैल बनते और ना ही हम भूतिया स्कूल बनाते। अब इस भूतिया स्कूल के सभी भूत बच्चे गांव वालों को कच्चा चबा कर खा जाएंगे और उस समय हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इसका मतलब मैं आखिरी स्टूडेंट हूँ। अगर कल मैं वह चॉकलेट खा लेती तो मैं भी भूतों में शामिल हो जाती और इस भूतिया स्कूल की स्टूडेंट बन जाती। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे वह चॉकलेट नहीं खाने दी। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। कल मैं उस चॉकलेट के लिए कितना ज्यादा रो रही थी। अच्छा हुआ, अगर मैं वह चॉकलेट खा लेती तो पता नहीं क्या होता। अब मुझे इस भूतिया स्कूल में सब बच्चों की तरह ही पढ़ना होगा ताकि मैं ये सब कुछ रोक सकूं और गांव वालों की जान बचा सकूं। सपना भूतिया स्कूल का राज जान चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि गांव के बच्चे कोई विदेश वगैरह पढ़ने नहीं गए, वो तो इसी स्कूल में बेचारे भूत बनकर चुड़ैलों का साथ दे रहे हैं। सपना बहुत हिम्मत से काम लेती है, वह अपना डर छू मंतर कर देती है और वह भूतिया स्कूल में सबको ऐसा दिखाती है जैसे वह भूत बन चुकी है और वह उन्हीं के साथ उन्हीं की जैसे पढ़ाई कर रही थी। इसी तरह पढ़ते पढ़ते सपना को 2 साल होने वाले थे। सपना भूतिया स्कूल में रहकर यह पता कर रही थी कि चुड़ैलों को आखिर
कैसे मात दी जा सकती है, उनकी क्या कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसे कोई कमजोरी नहीं मिलती, उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, आप सभी गांव वालों ने कभी यह पता करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कहाँ हैं? बस आपको एक फोन आया कि मम्मी पापा अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, हमने अपना फ्यूचर बना लिया है, अब हम आपको छोड़कर विदेश जा रहे हैं और वहीं पर रहेंगे, हमसे दोबारा से बात करने की कोशिश भी मत कर लेना। बस आपके बच्चों ने इतना कहा और आपने मान लिया और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आपके बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, जब वह फोन कर कर ऐसा कहेंगे तो फिर हम क्यों पूछेंगे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं? अगर वो अपनी जिंदगी में खुश हैं तो खुश रहें, हम भी रूखी सूखी खाकर जी रहे हैं, अपना गुजारा कर ही रहे हैं। नहीं, यह आप लोगों ने गलत किया है। आपको पता करना चाहिए था कि आपके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़कर कहीं नहीं गए, वो यही हैं इसी गाँव में। और छोरी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रही है? तुझे कुछ पता भी है? हमारे बच्चे इसी गांव में और हमें कोई अता पता नहीं। लगता है गांव के स्कूल में पढ़ पढ़कर तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। लगता है तू भी अपने माता पिता को छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है। नहीं, मैं मेरे माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा रही और मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारे बच्चे इसी गांव में हैं और गांव के स्कूल में हैं। तुम्हें पता है वह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, भूतिया स्कूल है। उसमें चुड़ैल रहती हैं और तुम्हारे बच्चे उनके वश में हैं, वह भूत बन चुके हैं। अरे गांव वालों, हम इस छोरी की बात में क्यों आ रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं इस छोरी की बात? यह हमें बेवकूफ बना रही है, भूतों की कहानी सुना रही है। हम इसकी बातों में नहीं आना। यह सच है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, भूतिया स्कूल है और इस स्कूल में चुड़ैल रहती हैं। नेहा मैम और संजना मैम, जिनके साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ था और उन्होंने खुद खुशी कर ली थी और गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। तभी तो उन्होंने गांव वालों से बदला लेने के लिए भूतिया स्कूल शुरू किया और उन्होंने तुम्हारे बच्चों को भूत बना दिया और उन्हीं बच्चों से तुम्हें मरवाना चाहती हैं। सपना एक एक कर कर गाँव वालों को सब बताती है कि वह किस तरह भूत बनने से बाल बाल बची और वह किस तरह से भूतों के बीच में पढ़ाई कर रही है ताकि वह उनके बच्चों को चुड़ैल के वश से बाहर निकाल कर लेकर आ सके। और वह गाँव वालों को सारा सच बता देती है। गाँव वालों को सपना की बात पर विश्वास हो जाता है। हमने अपने बच्चों को कितना भला बुरा कहा और हमारे बच्चे चुड़ैलों के वश में हैं, भूत बन चुके हैं। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, कुछ भी करके मुझे अपने बच्चों को बचाना है। सपना बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो हमारे गांव के लिए फरिश्ता बनकर आई हो, फरिश्ता। सपना सभी गांव वालों को समझा देती है। गांव वाले एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जहां से उन्हें पवित्र जल मिलता है। और आज सपना के स्कूल में 2 साल पूरे होने वाले थे। स्कूल में पार्टी हो रही थी, सभी चुड़ैल टीचर्स डांस कर रही थी, सभी स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे। बस सपना का ही इंतजार हो रहा था। तुम हमारी आखिरी स्टूडेंट हो, तुम्हारी ही वजह से आज हमें यह पार्टी करने का अवसर मिला है। तुम जानती भी हो आज तुम पूरी तरह से भूत बन जाओगी और उसके बाद हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी और हम सब मिलकर गांव के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। किसी एक इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे और उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारी आखिरी स्टूडेंट, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं भूत नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी चॉकलेट खाई थी। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं तो यहाँ 2 साल से इसलिए पढ़ाई कर रही थी ताकि मैं तुम सबको सबक सिखा सकूं और सभी बच्चों को तुम्हारे वश से बाहर निकाल सकूं। तुम किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। सब बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे। अब ये तुम्हारा भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा और तुम्हारा सर्वनाश। तू 2 साल से भूतों के बीच में पढ़ाई कर रही थी, चुड़ैलों से पढ़ रही थी और तुझे जरा भी हमसे डर नहीं लगा और तूने हमें भनक तक भी नहीं लगने दी। तू आम इंसान है, लगता है तुझे तो कच्चा चबाना पड़ेगा और उसके बाद हमें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। आजा, पहले तेरा ही शिकार कर लेते हैं। तुझे तो मैं कच्चा चबा कर खा जाऊंगी।
ऐसा कहकर जैसे ही चुड़ैल सपना को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और उनके हाथ में जो पवित्र जल था वह चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। सभी चुड़ैल टीचर उस पवित्र जल की मदद से जलकर राख हो जाती हैं और उसके बाद सभी स्टूडेंट चुड़ैल के वश से बाहर आ जाते हैं और वह आम बच्चे बन जाते हैं और वह अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वह भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस भूतिया स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। अब यह स्कूल दोबारा कभी नहीं खुलेगा और इसकी जगह आप सभी गांव वालों को चंदा कर दूसरा स्कूल बनवाना होगा ताकि गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकें। सपना बिटिया, आज तुम्हारी वजह से यह भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और चुड़ैलों का सर्वनाश हो गया और हमारे बच्चे हमें वापस मिल गए। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमने तुम्हें इस स्कूल में आने के लिए मना किया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और बहादुर की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत होशियार भी। सपना बिटिया, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, गांव वाले उठाएंगे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा। तुम जहां पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो। सपना गांव वालों की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और सभी गांव वाले सपना की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और वह शहर पढ़ने आ जाती है और सपना की बहादुरी की वजह से भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सपना अपनी पढ़ाई शहर में पूरी कर रही थी और उसके माता पिता गाँव में हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे।